लास्ट वीडियो में हमने आपको गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए। आज का हमारा उसके आगे का टॉपिक है परागण। देखिए, परागकोश से जब परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे ही परागण कहते हैं। यानी कि जब परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। लिखा है परागण जल, वायु एवं कीटों द्वारा संपन्न होता है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यानी कि यहाँ से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक जो पहुंचते हैं वो जल, वायु एवं कीटों द्वारा ही पहुंचते हैं। लिखा है परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। नाम से पता चला है स्व यानी कि खुद परागण हो जाए, या फिर जब एक पुष्प द्विलिंगी हो और उसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो इसे ही स्वपरागण कहते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है। जब एक ही पुष्प पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। जब एक ही पुष्प के पुंकेसर वाले परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा वाले भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे ही स्वपरागण कहते हैं। यानी कि पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों भाग होने चाहिए, और पुंकेसर से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो इसी प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। आगे देखिए, कुछ कंडीशन लिख रखी है मैंने स्वपरागण होने के लिए। तो लिखा है स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। जब तक पुष्प द्विलिंगी नहीं होगा तब तक स्वपरागण नहीं होगा। परागण होगा अगर एक लिंगी पुष्प है, लेकिन वह स्वपरागण नहीं कहलाएगा। यानी कि स्वपरागण होने के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है? सरसों एवं मटर। तीसरा पॉइंट है पुष्प का खिलना आवश्यक नहीं होता। यानी कि पुष्प के ये जो दल हैं चारों ओर से बंद करके रखा है स्त्री केसर और पुंकेसर को, तब भी स्वपरागण हो सकता है। यानी कि पुष्प का खिलना आवश्यक नहीं होता। आइए अब जानते हैं पर परागण के बारे में। पर परागण क्या होता है? जब परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं, किसी अन्य पेड़ पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब यह परागण पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर पुष्प बना रखे मैंने दो, और पुष्प का जब ये परागकण परागकोश से परागकण निकले तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो स्वपरागण कहलाएगा। तथा यह परागण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे पर परागण कहते हैं। या फिर दोनों पौधे एक ही जाति के हैं, जैसे हमने कहा ये भी सरसों का है ये भी सरसों का है, तो जब यहां से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो भी इसे पर परागण कहते हैं। यानी कि पर परागण क्या है कि जब एक पुष्प से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे पर परागण कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। देखिए, पर परागण के लिए यहाँ दो कंडीशन मैंने लिख रखी है कि पर परागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। पुष्प एक लिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो, पर परागण हो सकता है। अगर उसी पुष्प पर आ गया तो स्वपरागण, अगर अन्य पुष्प पर चला गया तो पर परागण कहते हैं। पुष्प का खिलना आवश्यक होता है। जब तक पुष्प खिलेगा नहीं तब तक पर परागण संभव नहीं है। पुष्प बंद है तो स्वपरागण होगा, पर परागण के लिए पुष्प का खिलना आवश्यक होता है। याद रखिए, पर परागण क्या होता है? पर परागण कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है। मेंडल ने कृत्रिम रूप से पर परागण कराया था। उन्होंने क्या किया था कि जब इस परागण को इस पुष्प पर लाना है, स्वपरागण नहीं होने देना है, तो इस वर्तिकाग्र को एक चीज से ढक दिया था ताकि यह परागकण निकलकर इस पर न आए तथा यह परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प पर जाए। तो जब इस प्रकार से हम इस चीज को करते हैं तो इसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं।